साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी हो या फिर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, नेहरू गांधी परिवार की बात कह रहा हूं, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, ये पूरा परिवार पिछले 7-8 दशकों से दोस्तों जो माहौल बना रहा था, जो नैरेटिव खड़ा कर रहा था, दो मुस्लिम देशों ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। राहुल गांधी दोस्तों 2014 से जिस काम में लगे हुए थे उसमें एक तरीके से पूरा पानी डाल दिया है। और कौन? दो मुस्लिम देश हैं। जो सोचा ना था वो हो गया है दोस्तों। आप जानते हैं इस समय राहुल गांधी को लेकर के लगातार पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी है कहां, विदेश में हैं तो हैं कहां, क्या कर रहे हैं, क्या बोल करके गए हैं। भाई इतनी लंबी छुट्टी आप सोच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश यात्रा में गए। अब देखिए कितना बड़ा कमाल हुआ है दोस्तों। आज ये समझना जरूरी है कि अगर आप नेक नियत से काम करते हैं तो फिर आपको विदेश से कोई एजेंडा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दो मुस्लिम देशों की बात करूंगा दोस्तों आज के वीडियो में। जो काम राहुल गांधी पिछले 12 साल से कर रहे हैं ना, एक झटके में स्वाहा कर दिया है। आखिर क्या है पूरी कहानी, वो कौन से मुस्लिम देश हैं, क्या कर दिया है, इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों, यही लिखिएगा पहला कमेंट, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर सहयोग करना चाहें राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए तो जरूर सहयोग कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो 3 विंडो पहले दिखाता हूं दोस्तों। पहला ये 2 विंडो है। दो देश हैं, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान। और देखिए एक ही समय में कुछ ही दिनों के अंतराल में क्या दिख रहा है, क्या कहा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने, डीएनए टेस्ट करवाया, इंडियन निकला। इंडोनेशिया समझ रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो भारत का निकला। यहां भारत की जड़ें हैं। अफगानिस्तान आप जानते हैं, तालिबान पूरी दुनिया में कट्टर पंथ के लिए भी जाना जाता रहा है, लेकिन इस समय तो सब हालात बदल गए। अब तालिबान अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ओमारी भारत आए हुए कह रहे हैं हमारा डीएनए एक ही है। गजब की कहानी है दोस्तों। आइए कुछ और आपको दिखाता हूं, 3 विंडो दिखाता हूं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे मुस्लिमों को लेकर राहुल के नैरेटिव ढेर हो गए। भाई आप जानते हैं ना, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं एक ही नैरेटिव बुनते हैं। क्या? भारत के मुसलमान असुरक्षित हैं। यही तो बोलते हैं ना कि भारत में मुसलमानों को जीने का कितना उनके साथ प्रताड़ना होती है, ये बार बार बताते हैं। और हाल में तो ये भी कहा मुसलमानों के नेताओं से कि आपको बचने छुपने की जरूरत नहीं है, अपने मुद्दे को खुलकर उठाइए, अल्पसंख्यक नहीं मुसलमान कहकर के उठाइए। ये कांग्रेसियों को भी कह रहे हैं। यानी भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है, यही नैरेटिव बुन रहे हैं। मोदी जी कहां चले गए? दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में। और तीसरे विंडो में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा सम्मान दे देता है। आप देखते जाइए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। अभी तो पूरी कहानी है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, यह भी राहुल का नैरेटिव। भाई दिन भर सोते जगते उठते 24 घंटे एक ही राग, क्या? ईवीएम 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 ईवीएम। हार गए तो ईवीएम बुरा, जीत गए तो मेहनत से जीते। ईवीएम का राग शुरू से अलाप रहे हैं। क्या गजब हो गया दोस्तों। भाई इंडोनेशिया भारत से ईवीएम खरीदने वाला है, एमओयू पर साइन हो गया है। भारत के ईवीएम को वो इंपोर्ट करेगा, फिर उससे चुनाव होगा। गजब हो गया। एक और आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या दमखम दिखाया ये तो पूरी दुनिया जानती है। किसी ने सबूत भी नहीं मांगे। राहुल गांधी कहने लगे हम तो हार गए, 30 मिनट में हार गए। अब भाई हमारा मिसाइल काम नहीं किया, सब दग गया, फूंक गया, यही कह रहे हैं। अगर हार गए तो यही हुआ होगा। यहां तो उल्टा हो गया। इंडोनेशिया भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, बैटरी खरीद रहा है।
ये सिर्फ भारत के लिए बड़ी खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। 3,500 करोड़, इस पे तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वेट कीजिएगा, इस पे अलग से बनाना पड़ेगा। अब देखिए एक एक करके मैं दोनों मुस्लिम देशों की कहानी बताता हूं दोस्तों। अफगानिस्तान की कहानी, सबसे पहले अफगानिस्तान के कृषि मंत्री वो भारत आए हुए, इनका नाम है कृषि सिंचाई पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है, आप समझ लीजिए, और अफगानिस्तान के कृषि मंत्री भारत आए हैं। भारत आकर जो बयान दे रहे हैं वो भारत वालों को कितना मजा आ रहा है वो तो आप समझ ही लीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान के जख्म पर नमक रगड़ने जैसा है। ये नमक रगड़ रहे हैं, बड़ा बांग्लादेश के नाम के साथ ये पाकिस्तान वाले उछल रहे थे। आप भूल तो नहीं गए, ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, मैंने भी वीडियो बनाया था भाई, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो रहा था, कैसे पाकिस्तानी उछल रहे थे भारत में। ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग कांग्रेस छाती पीट रहा था, गया गया ले भैया, ये तालिबान वाले तो भारत के भक्त निकले। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं इनका, मंत्री जी का विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में एक भारत अफगानिस्तान व्यापार अवसर उद्योग इंटरैक्टिव सत्र, इसमें ओमारी ने बोलते हुए कहा कि हम तेज गति से ग्रोथ करना चाहते, तरक्की करना चाहते, हमें सहयोग की तलाश है। और भारत ने जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वो कहते हैं कि ये मेरी पहली यात्रा है और यहां पहुंचने के पहले ही दिन से ही मुझे भारत सरकार, विदेश मंत्री और जिन भी लोगों से मैं मिला उन सभी ने बहुत गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। मैं जरा आपको इनका दिखाता हूं हिस्सा, ये पूरा बयान है, एएनआई का ट्वीट भी है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं क्या लिखा है। दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया, ये मेरा पहला ट्रिप है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई लैंडेड इन इंडिया, आई रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, तमाम चीजें। और आखिरी लाइन पढ़िए, इट फील्स लाइक आवर ओन कंट्री एंड एज यू मेंशन्ड आवर डीएनए इज वन। ऐसा लगता है कि मैं अपने ही देश में हूं और हमारा डीएनए भी एक है। आप सोचिए दोस्तों, और यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक रणनीतिक चाल भी है। यह भारत के लिए तो अच्छी बात है ही, लेकिन यह पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच कटुता है, दुश्मनी है। और ऐसे मौके पर अगर अफगानिस्तान भारत की तरफ झुक रहा है तो यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ शर्मिंदगी वाली बात नहीं है दोस्तों। भाई आप देखिए, मैं ये दिखा रहा हूं 1 जुलाई का आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, क्या लिखा है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान को करारा जवाब। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, 28 लोग मर गए अफगानिस्तान के। और इसके बाद अफगानिस्तान ने फिर से बलूचिस्तान में घुस करके मारा और ध्वस्त कर दिया। यानी जंग चल रही है। मैं कहता था ना दोस्तों, दुनिया में युद्ध शुरू होना आसान है, खत्म करना मुश्किल है। कोई नहीं कर पाया, ना रूस कर पाया, ना यूक्रेन कर पाया, ना अमेरिका कर पाया, ना ईरान कर पाया, ना इजराइल कर पाया, कोई नहीं कर पाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी नहीं कर पाया, भारत ने कर दिखाया। यही भारत की ताकत है। और जब मैं अफगानिस्तान की बात कह रहा हूं ना दोस्तों, अफगानिस्तान भारत, तो आप पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान के हालात देखिए, अभी बलूचिस्तान में हमला किया था ना, देखिए बलूचिस्तान, यह हिस्सा पाकिस्तान के भीतर एक जख्म की तरह है, जैसे मवाद हो जाता नहीं, मवाद की तरह यहां लगातार हिंसा भड़क रही है। जियारत जिले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस बलों को निशाना बनाया, 17 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, 15 पुलिसकर्मी लापता हो गए। यह 8 जुलाई की खबर दिखा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट खबर। पीओके की बात कर लीजिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात बता रहा हूं। भारी विद्रोह, 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है दोस्तों। 15 जुलाई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक प्रदर्शन होने वाला है।
1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद मार्च को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख चुके हैं। इसमें पीओके में पैरामिलिट्री फोर्स, फ्रंटियर कोर के 4000 जवानों की अतिरिक्त टुकड़ी और पाकिस्तानी रेंजर्स की 7 अतिरिक्त विंग्स यानी 5500 जवानों की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात करने की मांग की गई। मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, ये जो हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो शांत बैठा है। पाकिस्तान पीओके रावलकोट में पहले से ही 90,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान और बस स्टैंड पर बैठे हैं। 4 जून से ही दोस्तों पाकिस्तानी रेंजर्स के 8,000 जवान तैनात हैं, जबकि 9,500 के अतिरिक्त बल की तैनाती मुजफ्फराबाद और मीरपुर में की गई है। यानी कुल जवान कितने लगे हैं? 17,500। यानी पाकिस्तान सुलग रहा है, बारूद के ढेर पर बैठा है, अलग अलग हिस्सों में भयानक हिंसा हो रही है, मौत का तांडव मचा है, अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। और अफगानिस्तान का कृषि मंत्री भारत में आकर के ये बता रहा है कि हमारा डीएनए तो एक ही है। कहां गया वो मुस्लिम ब्रदरहुड? ऐसा कुछ नहीं होता, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है दोस्तों। और वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा, जैसे कहते हैं ना, वो सेट करना, सॉफ्टवेयर सेट करना कि ये दोनों देश दुश्मन है और भारत के साथ अच्छे संबंध हो गए हैं। और ये अच्छे संबंध का मतलब है कि राहुल गांधी जो नैरेटिव लोगों में भर रहे हैं उसको झटका लग रहा है। तो ये अफगानिस्तान की कहानी। अब जरा मैं आपको इंडोनेशिया की भी बता दूं। हालांकि ये थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन पुराना है, लेकिन आपको जानना चाहिए दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मोदी राजकीय यात्रा में पहुंचे तब जाकर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने अपने डीएनए को भारतीय बताया। वो कहते हैं कि मैंने अपना जब डीएनए टेस्ट कराया तो भारतीय निकला, और इसीलिए जब भारतीय गानों को सुनता हूं तो मेरा जो पूरा शरीर है वो थिरकने लगता है। जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जहां प्रधानमंत्री मोदी थे, उनके कई सारे कैबिनेट मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। क्या उन्होंने कहा? कोट अनकोट में जरा मैं वो आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, मैंने भारत का राजकीय दौरा किया, मैंने जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया, यानी अपना डीएनए टेस्ट करवाया, और मुझे पता चला कि मुझ में भारतीय डीएनए है। नहीं, ये सच है। अब ये आ गया होगा दोस्तों सवाल जवाब में। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई भारतीय संगीत सुनता हूं, खासकर भारतीय संगीत, तो मेरा शरीर अपने आप थिरकने लगता है। और इनकी बातों को सुनेंगे ना दोस्तों तो आप गर्व से भर जाएंगे। जिस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात होती है, इस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया का राष्ट्रपति क्या कहता है, सुनना चाहिए। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, पहले तो वो बताते हैं कि मोदी जी आए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये कितना बड़ा, इसके मायने कितने बड़े हैं, जरा उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि इंडोनेशिया की संस्कृति और इतिहास हिंदू संस्कृति से प्रभावित रहा है। हमारी 40% से ज्यादा भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। 40% संस्कृत से, बताइए, यहां विरोध करते हैं और ये संस्कृत से अपना वो बेस जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जरा सुनिए अगली लाइन। मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ भी पुराणों से ही लिया गया है, ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। अब आप सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, कितने लोग रहते हैं? 24 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। फिर जब इतनी सारी बातें हो रही हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में एक मंदिर पहुंचते हैं, सबसे बड़ा मंदिर। सदियों पुराने इस मंदिर को मुस्लिम देश इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, प्रम्बानन मंदिर। ये योग्याकर्ता शहर से करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। योग्याकार्ता में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। बताइए, अभी एक मुस्लिम देश में इतना बड़ा मंदिर, अक्षरधाम, अब ये इंडोनेशिया में
वहां पर भी एक समझौता हो गया है कि जो सबसे पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। भारत करेगा। 1100 साल पुराना मंदिर है दोस्तों। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक बनने वाला है। बड़ा झटका लग रहा है ये गांधी परिवार को, राहुल गांधी को। ये लोग तो सनातन संस्कृति खत्म कर रहे थे। यहां दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कह रहा है कि हमारा डीएनए तो यहां पे आकर छिपा है। और प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों एक वीडियो भी शेयर करते हैं जिसमें वो हेलीकॉप्टर की खिड़की से प्रम्बानन मंदिर का नजारा देख रहे हैं और उन्होंने कैप्शन में लिखा है भव्य प्रम्बानन मंदिर। वहीं एक अन्य वीडियो में पीएम मोदी मंदिर में अन्य लोगों के साथ प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं। एक और ट्वीट है दोस्तों, ये देखिए और ये समझिए कि भारत कितना बड़ा काम करने जा रहा है। इंडोनेशिया में सबसे पुराने मंदिर का पुनरुद्धार ये करने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर की मरम्मत नहीं बल्कि भारत की हेरिटेज डिप्लोमेसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विकास भी विरासत भी विजन का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा में भारतीय संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। अफगानिस्तान का कृषि मंत्री भारत में भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती है। राहुल गांधी कहां है? कोई खबर है? ढूंढ लीजिएगा दोस्तों। मैंने बहुत ढूंढा, कोई आधिकारिक जानकारी मिल जाए, कुछ भी नहीं। एक ट्वीट देखा जिसमें लिखा हुआ है, अब इसको तो कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि कांग्रेस कहती ही नहीं है, छुपा लेती है। क्या लिखा है? राहुल गांधी 22 जून से 12 जुलाई तक करीब 20 दिनों की निजी विदेश यात्रा में है। इस ट्रिप के दौरान उन्होंने इंग्लैंड और फिनलैंड का दौरा किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस लंबी यात्रा में उनका कोई भी ऑफिशियल या पब्लिक प्रोग्राम नहीं है। मॉनसून सत्र से पहले नई टूल किट तैयार हो गई है। अब इसको तो मैं भी वेरीफाई नहीं कर सकता, मैंने देखा, मैं बता दे रहा हूं। भाजपा भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस कुछ कह ही नहीं रही है। तो दोस्तों मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस नैरेटिव को, जिस मुस्लिम में डर की बात को राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैश्विक मंच पर पहुंचा रहे हैं, दो मुस्लिम देशों ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर इस स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सहयोग कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मुझे मैसेज कीजिए अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।